हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा आज जो जनरल टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं आपके सेट एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है, सो इसका जो कॉन्सेप्ट आपके पास है इनहेरिटेंस का, आपके जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का चैप्टर है वहां पे डिस्कस हुआ होगा। इसका जो भी इंफॉर्मेशन है इसके रिलेटेड एक्चुअल में जो इनहेरिटेंस रहता है वो रहता है ट्रांसमिशन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी अगर यहाँ पे पेरेंट में एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, यानी जैसे पेरेंट्स है वैसे उनके ऑफस्प्रिंग भी है, वैसे उनके बच्चे भी आ जाते हैं। इसको समझाने के लिए, इसको इजी करने के लिए मैं आपको एक मिसाल, एक एग्जांपल कोट करूंगा यहाँ पे। जैसे हम इंसान देखते हैं, हम बहुत डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी है, वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है। वहां पे देखो अपने स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही स्पीशीज के यंग वंस को जन्म देते हैं। एक यंग प्लांट अगर मैंगो का रहेगा या एक पेरेंटल प्लांट मैंगो का, एप्पल का, उनका जो सीड सो करेंगे वो सीड से उनका पर्टिकुलर प्लांट ही ग्रो करेगा। जैसे मैंगो प्लांट से मैंगो प्लांट ही ग्रो करेगा, इसी प्रकार से जो एप्पल का सीड रहेगा, इफ वी सो, उससे एप्पल का प्लांट ही या एप्पल का प्लांट ही ग्रो करेगा। सो कहने का अर्थ, जो मतलब है, आई मीन टू से इज सिंपली इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिशन ऑफ biological characters, transmission of parental characters from parents to their offspring. So ये बात तो भी क्लियर है कि जैसे उनके पेरेंट्स रहते हैं स्ट्रक्चर में, वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग्स भी आ जाते हैं, यानी उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे वहां पे हेरिडिटी हो रही है, यानी कि इनहेरिटेंस हो रही है। इनहेरिटेंस के जो इनहेरिटेंस रहता है, इसके जगह पे आप हेरिडिटी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का मतलब रहेगा ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। वेरी इजी है, बहुत सारा आसान है इसमें कॉन्सेप्ट, ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। सो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि जैसे पेरेंट्स है वैसे उनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, इंसान से इंसान के बच्चे ही पैदा होते हैं। ये बहुत ही इजी समझना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न या एक ऐसा क्वेश्चन जो हमारे जहन में या हमारे ब्रेन में आ जाता है, वो ये है कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर स्पीशीज अपने ही स्पीशीज को कंटिन्यू करते हैं बाय मींस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एक रिस्पॉन्सिबल है वहां पे या जिम्मेदार है किसके लिए, जो एक्चुअल में इनहेरिटेंस या ट्रांसमिशन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर्स करवा रहा है, वो एक्चुअल में हम बोलेंगे एक डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल है। सो इसको बायोमोलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल है। इसमें ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे नहीं, वो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, उसमें हुआ होगा। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। सो यहाँ पे जो आपको याद रखना है एक पॉइंट, दिस इज एक्चुअली a deoxyribonucleic acid which is responsible for heredity.
which is responsible for inheritance. So बहुत अच्छे से जाएगा. So let us have some information about this deoxyribonucleic acid. चलिए हम कुछ information gather करेंगे इस deoxyribonucleic acid के बारे में. जैसे हम सबको मालूम है कि जो deoxyribonucleic acid रहता है वो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड है, यानी बायोमॉलिक्यूल. पहले ही बोल दिया मैंने. लेकिन अगर ये एक बायोमॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड, तो क्या इसका कोई और टाइप है न्यूक्लिक एसिड का? जैसे कि आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा. यस, बिल्कुल है. राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम RNA बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो यहाँ पे ये हम गौर करेंगे या एम्फसाइज या कंसंट्रेट एक चीज पे करेंगे कि डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लिक एसिड है, बट डीएनए ही क्यों यहाँ पे रिस्पांसिबल है इनहेरिटेंस के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर के लिए. और ये इसको ही ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, उनमें चेंज, ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एस्टैब्लिश हो रहे थे. ऐसी चेंज में मिलियंस ऑफ ईयर्स जिसमें लग रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी इनहेरिटेंस के लिए रिस्पांसिबल बना. व्हाई? क्योंकि इस डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल है, इसमें स्टेबिलिटी है. और राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके कंपेयर में स्टेबल नहीं है. और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही यहाँ पे एक्चुअल में रेप्लिकेट करता है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रेप्लिकेट, यानी रेप्लिकेट का मतलब रहेगा वो अपना जैसा और एक मॉलिक्यूल बनाता है, अपना जैसा. यानी कहने का अर्थ या मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डीएनए की कैपेसिटी, डीएनए की प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन की है. इसकी है रेप्लिकेशन की. सो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी जैसा और एक कॉपी बना के देता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये कुछ रीजंस है, ये कुछ वजूहात है, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पांसिबल है. सो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा, अगर डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इनहेरिटेंस के लिए रिस्पांसिबल है तो इसको हम कहीं ना कहीं पे जेनेटिक मटेरियल भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल. वेरी गुड. सो यहाँ पे हम इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. क्या है जेनेटिक मटेरियल? द सबस्टेंस, द मॉलिक्यूल which carries the biological information from parents to their offspring, faithfully. यानी यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं, यानी जेनेटिक मटेरियल उस सबस्टेंस को, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैरी करवाएगा फ्रॉम सेल टू सेल, यानी सेल वहां पे डिवाइड होके आ जाएगी, सेल से सेल आ जाएगी, उसमें चला जाएगा. इसी प्रकार से जो इंफॉर्मेशन कहां से है, पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग तक, वो इंफॉर्मेशन यानी इनहेरिटेंस, वो इंफॉर्मेशन अगर कोई मॉलिक्यूल कैरी करवा रहा है तो वो एनफ है क्या बनने के लिए? एक जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए. सो डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं. लेकिन अगर डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है, हालांकि कुछ केसेस में जेनेटिक मटेरियल यानी जो स्टार्च करता है एक कैरी करने के लिए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो आरएनए से ही होता है. लेकिन ये एक्चुअल में जो चलता रहेगा, ये एक प्रॉपर प्रोसेस से चलता रहेगा. जैसे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बन रहा है, यानी रेप्लिकेशन, और वहां उसके बाद वहां पे आरएनए बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से फिर प्रोटीन्स के लिए जाएगा या प्रोटीन्स बनाने जाएगा फ्रॉम अमीनो एसिड्स. सो ये एक फ्लो है
किसके लिए? इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करने के लिए। लेकिन किसी किसी में जनरली क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आप टेंशन ना लें, बहुत इजी हो जाएगा। डीएनए से यहाँ पे यूजुअली आरएनए बनता है, सो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। इसी प्रकार से आरएनए से प्रोटीन्स बन के आ जाते हैं, इसको बोलेंगे हम डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स। यानी डीएनए से क्या बनता है शाबाश? डीएनए से बनता है आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स, ट्रांसलेशन। सो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो कि ये चैप्टर में हमको एड्रेस करना है, इसके बारे में पढ़ना है हमको ये चैप्टर में। सो ये एक मेथड है, एक तरीका है, किसके लिए? एक डीएनए के लिए, जो डीएनए के पास एक इंफॉर्मेशन है, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो वो कैरी करवाना चाहता है, कहां से कहां तक? पेरेंट्स से लेके उनके ऑफस्प्रिंग तक। लाइक दिस, डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन्स। लेकिन इससे पहले डीएनए को खुद भी रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा, अपनी जैसी और एक कॉपी को बनानी पड़ेगी, ताकि वहां पे सेल टू सेल जो डीएनए है वो सेल टू सेल वहां पे ट्रांसफर हो और सेल वहां पे फंक्शनली फिर एक्टिव हो। तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। कहीं ना कहीं पे इसको बोलते हैं हम सेंट्रल लाइफ ऑफ डोग्मा। जो मैंने आपको तीनों स्टेप दिखाए यहाँ पे, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, अपनी जैसी कॉपी बना रहा हो, इसी प्रकार से डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन। सो दिस इज द वे, ये एक तरीका है, ये एक उसके लिए रास्ता है डीएनए के लिए, कि वो इसी तरीके से, इसी रास्ते से वो क्या करता है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसके पास कोडेड फॉर्म में उसके पास इंफॉर्मेशन है, और वही इंफॉर्मेशन वो आरएनए के थ्रू, यानी कि फिर आरएनए के थ्रू के बाद वो कहां पे आ जाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइफ ऑफ डोग्मा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल के नीट में, ये पूछा गया था एक्चुअल में, अगर यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, डीएनए है और आरएनए आ जाता है, फिर प्रोटीन्स आ जाता है, नीचे ऑप्शंस दिए थे कि इसको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज बताएं कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे, आरएनए से प्रोटीन्स बनेगा तो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज बोलना था, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन्स ट्रांसलेशन होता है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के रिलेटेड। सो यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल की बात आई हुई है, जो डीएनए एक्चुअल में एक्ट होता है जेनेटिक मटेरियल। क्यों एक्ट होता है जेनेटिक मटेरियल? क्यों? क्योंकि वो रिस्पांसिबल है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए, कैरी ऑन करवाता है वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। उसी वजह से तो उसको ये बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक्ट होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होनी चाहिए, वहां पे कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के बीच में खासकर जो कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा था, कंपटीशन था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बीच में, कि जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो ये थिंक कर रहे थे वो टाइम पे कि एक्चुअल में डीएनए नहीं, प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटीन्स, क्योंकि देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दे आर। अब अगर आप ज्यादा देखेंगे क्वांटिटी, अगर आप ज्यादा देखेंगे कि कौन ज्यादा सेल में है तो प्रोटीन है वहां पे, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि प्रोटीन्स को कंसीडर करते थे जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो रिस्पांसिबल है इनहेरिटेंस के लिए। बट ऐसा नहीं है, वो आगे जाके गलत प्रूव हुआ, आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन किए गए और सर्च किया गया किसके लिए? जेनेटिक मटेरियल के लिए। वो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में डीएनए ही है, और डीएनए और जेनेटिक मटेरियल रहने के लिए जो प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए वो प्रॉपर्टीज डीएनए के पास ही है, प्रोटीन्स के पास नहीं है। ये आगे जाके जब मैं और लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अब डीएनए के पास या जेनेटिक मटेरियल रहने के लिए, बीइंग ए जेनेटिक मटेरियल, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इट शुड हैव, उस पे हम डिस्कशन करेंगे।
इसको कैरी ऑन करेंगे। So let us discuss some properties. First and foremost property जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है और उस पे एक्चुअल में डिस्कस करना है, वो आगे जाके डेप्थ में भी पढ़ना है। जेनेटिक मटेरियल शुड रेप्लिकेट, मैं लिख रहा हूं इट शुड रेप्लिकेट यानी ये रेप्लिकेट होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको क्या करना है, इसको एक्चुअल में अपनी जैसी और अपना जैसा और एक डीएनए बनाना पड़ेगा और वो बनाता भी है, तो इसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे हम? रेप्लिकेशन। सो इस जो रेप्लिकेशन है, इस टॉपिक को अलग से आपको डिस्कस करना है। यहां पे फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसको अपनी जैसी और एक कॉपी बनानी आनी चाहिए। और यहां पे इसका मतलब ये बनेगा कि रेप्लिकेशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरियन फॉर ए जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल रहना है या जेनेटिक मटेरियल एक्ट होना है तो उसके लिए उसको रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो सिर्फ डीएनए ही करता है और वो एक्चुअल में प्रोटीन्स नहीं करते। ओके, दैट इज व्हाई डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। और दूसरी बात यहां पे ये स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसमें जो इंफॉर्मेशन है कोडेड फॉर्म में उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। उसमें चेंजेस होंगे तो वहां पे आगे जाके फेयरफुल इंफॉर्मेशन कैरी ऑन नहीं हो जाएगी। लेकिन स्टेबिलिटी एक्यूर करने के लिए आपको डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि डीएनए कैसे अपनी स्टेबिलिटी को एक्यूर करता है। जब तक आप डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, तब तक ये जो रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी या कोई म्यूटेशन, जो भी प्रॉपर्टीज इसके रिलेटेड है, वो आपको समझ में आने वाले नहीं है। वो सिर्फ आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जो एक्चुअल में इनसाइट्स इसके रिलेटेड रहनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अच्छे से, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप एक्चुअल में क्या करेंगे, जब आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर समझेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जेनेटिक मटेरियल रहने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। इट शुड रेप्लिकेट, इट शुड बी स्टेबल, और एक और इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, इट शुड बी अ म्यूटेशन and it should go for some changes। कहीं पे म्यूटेशन होनी चाहिए। अब इस म्यूटेशन को अलग से हमने डिस्कस करना है आपके आने वाले चैप्टर में। सो म्यूटेशन का मतलब क्या रहेगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये करने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है तो ये वाली प्रॉपर्टीज है, शुड रेप्लिकेट, ये स्टेबल होना चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए और म्यूटेशन बियर करने का एक उसमें कैपेसिटी रहनी चाहिए। ये आगे हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है ये आगे हम पढ़ेंगे। ओके, सो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें अगर हम डीएनए को डिफाइन करेंगे, व्हाट एक्चुअली द डीएनए इज, इवन आरएनए सेम डेफिनेशन मिलेगी आपको, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज अ पॉलीमर, क्योंकि अगर हमको प्रॉपर्टी समझनी है तो इसको समझना पड़ेगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट मींस व्हाट, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसके लिए, डीएनए के लिए। न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर में आ जाते हैं और तब जाके वो क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। यानी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर आ जाते हैं
चेन में आ जाते हैं और वो तब जाके क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे या आरएनए बनाएंगे। लेकिन डीएनए कब बनाएंगे, आरएनए कब बनाएंगे, वो हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर समझने के बाद ही समझ सकेंगे। अब यहां पे देखें, जो न्यूक्लियोटाइड है इसके रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट का बना है। सबसे पहला वाला कंपोनेंट इसमें पेंटोज शुगर है और दूसरा कंपोनेंट इसमें नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट इसमें कौन सा रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो एक्चुअल में आपको याद रखना है वो यही याद रखना है कि जिसका डीएनए बना है, कौन पॉलीमर में आया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड, तब जाके डीएनए बना। लेकिन न्यूक्लियोटाइड खुद 3 कंपोनेंट का बना है। किस किस का बना है, पेंटोज शुगर का बना है, नाइट्रोजनस बेस का बना है, फॉस्फेट ग्रुप का बना है। लेकिन यहां पे पेंटोज शुगर का मतलब क्या रहेगा, इन केमिस्ट्री में आपको मालूम होगा कि जो पेंटोज शुगर रहता है उसमें 5 कार्बन रहता है। हाउ मेनी कार्बन आती है बेटा, 5 कार्बन, ओके। 5 कार्बन का बना है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए आप, मैं एक्चुअल में ऐसे दिखाना चाहूंगा। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ एंड कार्बन नंबर फिफ्थ। सो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। यानी जो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। यानी कार्बन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, और ऑक्सीजन इसके रिंग का पार्ट होता है। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, सर ये रिंग में ही क्यों है वहां पे जो पेंटोज शुगर है। एक्चुअल में जब 4 कार्बन से आगे आ जाते हैं एक स्ट्रक्चर में, वहां पे रिएक्शन हो जाती है कहीं ना कहीं पे उनके एल्डिहाइड, क्योंकि ये जो है एल्डिहाइड है, उनके एल्डिहाइड और किसके बीच में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, यानी कौन सा 4th वाला हाइड्रोक्सिल के बीच में, तब जाके वो रिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में ये ऐसा है। अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे H है और ये यहाँ पे O है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप और इसके साथ जुड़ा है कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ जुड़ा है और एक कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और H 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 5 CH2OH। तो ये एक्चुअल में पेंटोज शुगर है, लेकिन ये राइबोज शुगर है। कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर है। सो अगर डीएनए में देखेंगे या आरएनए में देखेंगे कि पेंटोज शुगर कौन सा है, राइबोज शुगर इसीलिए है क्योंकि उनका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे। ओके, ये आप केमिस्ट्री में सीखेंगे। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में रिएक्शन हो गई है किस किस के बीच में, वो रिएक्शन हो गई है एक्चुअल में इस एल्डिहाइड ग्रुप, यानी इस एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, और वो भी कौन सा, 4th हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, तब जाके वो फाइनली उसने रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो मेरा टॉपिक नहीं है एक्चुअल में, लेकिन याद रखना है जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसका बना है, पेंटोज शुगर का बना है। और पेंटोज शुगर में कितने कार्बन है, पेंटोज शुगर में कार्बन 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नंबर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ है। ये रिंग के बाहर है, ये रिंग के बाहर है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिंग बनाया हुआ है, 5th कार्बन ने रिंग नहीं बनाया, ये रिंग के बाहर ही आ जाएगा। ये आप सीखेंगे केमिस्ट्री में, ओके। और यहाँ पे देखिए अभी जो कार्बन नंबर फर्स्ट रहता है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे एक्चुअल में देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। कार्बन नंबर फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा और एक ऐसे बॉन्ड से जिस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या इस बॉन्ड को बोलेंगे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन अब ये नाइट्रोजनस बेस यहां पे जुड़ा, अब फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो वो यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा,
सो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ फॉस्फोरस, इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन, ये एक्चुअल में PO4 माइनस एक्चुअल में ऐसा रहता है। ओके, सो यहाँ पे देखें अब 3 कंपोनेंट का 3 एंटिटीज का न्यूक्लियोटाइड बना। जरा देखिए, हैव अ लुक हियर, कार्बन, यहाँ पे पेंटो शुगर है जो कि राइबो शुगर है, इसके साथ क्या जुड़ा, नाइट्रोजन बेस जुड़ा, कौन से कार्बन पे जुड़ा, कार्बन नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार से कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। ओके, सो ये रहा आपका न्यूक्लियोटाइड, क्या रहा, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं किसमें, पॉलीमर में। मैं सिर्फ 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, बाकी आप खुद समझे। ये आ जाता है किसमें, पॉलीमर में आ जाते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। आपके एनसीईआरटी पे या बाकी बुक्स पे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वो। कार्बन नंबर 5 आ जाएगा दूसरे इसका, यानी उसका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 से वो जुड़ेगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे आ जाएगा, ये कार्बन है, सॉरी इसको ठीक करें, कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 1 2 1 2 और ये 1 2 3 4 है। एक्चुअली यहाँ पे ओके, कार्बन नंबर 5, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ओके, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा और इसने हाइड्रोजन ग्रुप पे हमें रहता है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। सो 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं, जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, उसमें पहला वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, वो उसका कार्बन नंबर 3 रहेगा, और जो सेकंड वाला जुड़ेगा उसका कार्बन नंबर 5 रहेगा, कार्बन नंबर 5। सो इस प्रकार से 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा फॉस्फोडाइस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इन द सेम वे में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं। कहां पे जुड़ते हैं, एक कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे जुड़ जाते हैं, और फाइनली वहां पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और वो स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या जिसका नाम है क्या, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन फर्क कहां पे आ जाएगा, इस राइबो शुगर में फर्क आएगा। डीएनए और आरएनए में अगर हमको समझना है, क्योंकि डीएनए का नाम देखिए आप, डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्चुअल में कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है, वो हाइड्रोजन ग्रुप एब्सेंट रहता है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है कार्बन नंबर 2 पे। सो इसकी वजह से, इसके रीजन से डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो प्लीज यहां पे देखिए, डीऑक्सी इसी की वजह से बनता है। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है, खासकर जो पेंटो शुगर है, जो राइबो शुगर है डीएनए का, उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन लैक कर रहा है, उसकी वजह से, उसके रीजन से डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है। लेकिन इसके कंपेयर में यही न्यूक्लियोटाइड अगर जाएगा, यही राइबो शुगर अगर जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे डीऑक्सीराइबो शुगर है, लेकिन आरएनए में आएगा राइबोस शुगर, पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा कार्बन नंबर 2 पे, इसलिए उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो इसके रिलेटेड जो फर्दर इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, हमको नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके आपको पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट से वो समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आपको विश कर रहा हूँ आपका दिन शुभ रहे, और ये जरूर बोलना चाहूंगा, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं सर की वजह से कुछ फायदा हो रहा है हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो भी आपके कॉन्टेक्ट के लोग हैं उनको भी सब्सक्रिप्शन के रिकमेंडेशन करें। थैंक यू वेरी मच।